ये प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस है। इसी पर जो बेस्ड पेपर आएगा, 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का आएगा, 1/3 उसमें निगेटिव मार्किंग है। उसमें आपको 95 प्लस लाने हैं नेट में। कट ऑफ अगर निकालना है, सेफ साइड रहना है, टारगेट उसके लिए बनाना है सेफ साइड रहने के लिए कम से कम 105 प्लस का, तब जाके कहीं 90-95 प्लस आ पाएंगे। और सी सेट में आपने 66 नंबर लाके 33% लाके क्वालिफाई कर लिया, तो आपका प्री का कट ऑफ आराम से क्लियर हो सकता है। और इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा? करना यह पड़ेगा कि पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की, जो अपडेटेड और रिवाइज्ड समरी है, बेस बनाए, एनसीईआरटी बेस्ड है, इसमें जो बेसिक बुक्स हैं उनका ये समरी है। उसके बाद जो अभी तक का अपडेटेड और रिवाइज्ड कंपाइलेशन लिस्टिंग से पढ़ाई कर लो। ये बस इतना हो गया पूरा प्रीलिम्स का जीएस पेपर कवर, ठीक है। इसके अलावा जो हम मिसलेनियस अपडेट देंगे एग्जाम से करीबन 25-30 दिन पहले, वो भी हम पेड ग्रुप में उसकी पापा पीडीएफ दे देंगे। करंट अफेयर की पापा पीडीएफ भी दे देंगे, है ना, पेड ग्रुप में, प्री वाले 6,500 या 9,000 वाले में, है ना। और प्लस जो भी और डेटा होगा, एनर्जी का डेटा, है ना, कोई और डेटा अगर हमको लगता है लास्ट में, तो हम एग्जाम से पहले दे देते हैं, 15-20 दिन पहले उसी ग्रुप में। ये पढ़ना है यहां से, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है एससीएस की पेड क्विज से। डेली प्रैक्टिस करें, क्योंकि हैबिट बन जानी चाहिए। एग्जाम का दिन कोई खास नहीं लगना चाहिए, सिर्फ यही लगना चाहिए कि भाई जैसे डेली पेड क्विज लगाते हैं या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, वहां भी आपको यही लगना चाहिए कि एससीएस की पेड क्विज या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। इसीलिए हम हर आयाम के क्वेश्चंस देते हैं, हर आयाम के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं और सिलेबस को 3 आयाम पे खत्म करते हैं। पढ़ाई वाला ये दे दिया एससीएल, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, अपडेटेड, रिवाइज्ड, ठीक है। प्रैक्टिस के लिए, डेली प्रैक्टिस के लिए, हैबिट बनाने के लिए पेड क्विज करवा दी, उसी टाइप के क्वेश्चन की जैसे आयोग में पूछे जा रहे हैं या पूछे जा सकते हैं। फिर सिलेबस का तीसरा आयाम क्या है? पूरे सिलेबस को जो हमने एससीएल के फॉर्म में दिया था, वो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में टेस्ट सीरीज में दे दिया। 35 टेस्ट सीरीज देते हैं, टॉपिक वाइज और फुल लेंथ वाली। बस इससे पढ़ लो एससीएस की समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग से, प्रैक्टिस कर लो पेड क्विज टेस्ट सीरीज से। आराम से ये 3 चीज करके प्री का कट ऑफ निकाला जा सकता है। इन 3 चीज जो एससीएल है, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन 3 से मिला के हर बार 125 से 135 क्वेश्चन आते हैं। लास्ट प्री में 134 आए थे, इसका प्रूफ दिया हुआ है टेलीग्राम में। इतना करके प्री का कट ऑफ आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। रिवीजन जरूर करते रहें, मंथ में 2 बार पढ़ते रहें। डेली का एटलीस्ट जो है 6 घंटे पढ़ने का टारगेट रखें, ठीक है, पढ़ने का। और उसी में जो है समझ लीजिए कि करीबन 1.5 से 2 घंटे प्रैक्टिस का, ठीक। ये सब आपको जो है हमारे नंबर पे मिल जाएगा। समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग पूरा पढ़ने वाला, है ना, और पेड क्विज और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए, ये डेली हैबिट बनाने के लिए। और ये पूरे सिलेबस का निचोड़ है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। सिलेबस को 3 आयाम पे हमने कवर कर दिया, पढ़ा भी दिया वही चीज, डेली भी प्रैक्टिस करा दी, और ओवरऑल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के माध्यम से सारा जो है दे दिया आपको स्टैटिक डायनामिक को लिंक करके, ठीक है। स्वागत है आप सभी का आज के क्लास में स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के। हम ज्योग्राफी खंड के तहत जो कंपाइलेशन है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और इसमें हमने पहला लेक्चर लिया था बेसिक जो भारत का भूगोल है, ज्योग्राफी ऑफ जो इंडिया है, उस पर हमने क्लास ली थी। और उसके बाद आज हमारा सेकेंड लेक्चर है जिसमें हम बात करने वाले हैं भारत के भूगोल के तहत जो बाकी जो सेक्शन है जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, उससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं उस पर हम बात करेंगे। हमारा जो मोड ऑफ जो सेशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आज के चैप्टर की जिसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए चैप्टर जो 2 है ये जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर एंड फॉर्मेशन ऑफ इंडिया की बात करता है। मीनिंग क्या है कि भारत की जो भूवैज्ञानिक संरचना है वो किस तरह की है, कैसे वो संरचना बनी है, और उसका जो कंपोजिशन है, जो फॉर्मेशन है वो किस तरह का है, इस पर हम चर्चा करेंगे। मेजर तौर पे देखें ये जो चैप्टर है ये बात करता है कि भारत में जो सतही संरचना है, जो चट्टानी संरचना है, उनका विकास किस प्रकार से हुआ है, उस पर ये बेस्ट टॉपिक है। अब देखिए थोड़ा सा की जो वर्ड्स हैं उस पर हम बात करेंगे। जैसे पहला जो की वर्ड्स है, क्योंकि देखिए ज्योग्राफी की जो जान होती है उसके की वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड्स होते हैं अगर उसे आप समझ गए तो कंसेप्ट को समझना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। देखिए जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, बाय स्टडिंग द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एनी कंट्री, किसी भी क्षेत्र विशेष या कहिए कि किसी भी देश के संदर्भ में जब हम वहां के जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वी गॉट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर एंड फॉर्म ऑफ रॉक्स फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दैट कंट्री। हमें ये मिलता है कि उस देश, उस क्षेत्र विशेष में जो विभिन्न चट्टानी संरचनाओं की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, उसकी संरचना किस तरह से बनी है,
इसकी जानकारी हमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की जब हम चर्चा करते हैं तो किसी भी दुनिया के किसी क्षेत्र में, किसी भी देश, किसी भी अगर खास विशेष रीजन पर हम बात करते हैं तो हमें इसकी जानकारी मिलती है कि वहां पाए जाने वाले जो रॉक्स हैं अलग अलग पार्ट्स में कैसे उनकी अवस्थिति है, उनकी संरचना कैसे बनी, उनका फॉर्मेशन कैसे है, उनका नेचर कैसे है, ये सारी बातें पता चलती है। और जब हमें इसका नॉलेज हो जाता है कि नेचर एंड फॉर्म ऑफ जो रॉक्स वहाँ पाए जा रहे हैं, जब इसकी जानकारी हमें हो जाती है तो इससे बहुत सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती है। जैसे अगर आप देखेंगे जो सॉयल है, जो मृदा है, जो टोपोग्राफी है यानी वहाँ का जो रिलीफ है, उच्चावच है, उसके अलावा जो क्लाइमेट है और वहाँ जो मिनरल्स पाए जाएंगे, इनकी जानकारी हमें कैसे पता होती है? वहाँ की चट्टानी जो संरचना है, उसका फॉर्मेशन, उसकी उपस्थिति, उसके आधार पर हमें ज्ञात होता है। यानी आप समझ लीजिए कि भारत या किसी भी क्षेत्र की जो जियोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उसका इंफॉर्मेशन आपको पता चल गया तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो हम बात कर रहे हैं वहाँ की मृदा, मिट्टी, वहाँ की स्थल जो विशेषताएं हैं, वहाँ का क्लाइमेट किस तरह का होगा, वहाँ कौन से मिनरल्स, कौन से खनिज पाए जाएंगे, ये सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। अगली बात देखिए, मिट्टी और जो चट्टानी जो संरचना है उसका जो स्वरूप है वो किस तरह का है, कि उसका जो फॉर्म है वो अगर आप जानना चाहेंगे तो देखिए, सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड इन द लैंड फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। ये बात कर रहा है कि अलग अलग जो चट्टानी संरचना है उसमें अगर आप देखेंगे तो कई सारी चट्टानी संरचनाएं आपको देखने को मिलती हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे कि जो रॉक्स हैं, जो चट्टाने हैं, वो अलग अलग प्रकार की होती हैं। मेजर तौर पे देखेंगे तो चट्टान 3 तरह की होती है। अगर हम इसे आपको समझाने का प्रयास करें तो जब भी आप चट्टान की बात करते हैं तो चट्टान क्या है? ये 3 तरह की होती है। कौन कौन से तरह की होती है? तो पहली जो चट्टान होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम आग्नेय चट्टान बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब यहाँ चट्टानों का हम वर्गीकरण कर रहे हैं। ये क्या है? ये क्लासिफिकेशन है। किस चीज का? तो ये रॉक्स का क्लासिफिकेशन है। तो पहली जो चट्टान होती है ये आग्नेय चट्टान होती है। दूसरी जो चट्टान होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम परतदार चट्टान कहते हैं। और तीसरी जो चट्टान होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कायांतरित या फिर कह सकते हैं कि रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो ये क्या है? ये 3 तरह का, ये मेटामॉर्फिक, इसे हम क्या बोलते हैं? सेडिमेंट्री। तो ये 3 तरह की चट्टानें होती, उसी की बात यहां पर हो रही है कि तलछट के जमाव से बनी भूमि में जो परतदार चट्टान है, या फिर कह सकते हैं कि जो अवसादी चट्टान है, यहां पर यह भी आपको पता होना चाहिए कि परतदार चट्टान को ही क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। अब इसके नाम में ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो रही है कि अवसादों के सेडिमेंटेशन से जो जमाव होता है उसी से क्या होता है कि जो अवसादी चट्टान है उस अवसादी चट्टान का निर्माण होता है। अब देखिए, इसको अगर आप समझना चाहेंगे तो ये यही कह रहा है कि सेडिमेंट्री रॉक्स आर फाउंड इन द लैंड फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। ये आपको कीवर्ड्स है कि देखिए यहाँ पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स है, ये देखिए सेडिमेंट्री रॉक्स है, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो ये जो सेडिमेंट्स हैं ये अवसाद हैं, और अवसाद जो है उनका क्या होगा? डिपोजिशन होगा, जमाव होगा, एक जगह इनका एकत्रीकरण होगा और उसी से इनका निर्माण होता है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल सॉइल। और ये क्या करते हैं? जो उपजाऊ मृदा है, उर्वरक जो मृदा है उसका क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। फर्टिलिटी इज मेनली ड्यू टू एलुवियल डिपॉजिट्स। जो अवसादी कह सकते हैं कि जो जमाव है उसी से फर्टिलिटी का निर्धारण होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप जानते हैं गंगेटिक जो प्लेन है,
गंगा का जो मैदान है ये क्या है, ये एक उपजाऊ क्षेत्र है, और ये क्या है, ये अलूवियल जो डिपॉजिट्स हैं उन्हीं से निर्मित मैदान है, और इसी कारण से ये जो गंगेटिक प्लेन है इसकी जो फर्टिलिटी है, इसका जो उपजाऊपन है वो बाकी क्षेत्रों की तुलना में काफी अधिक है। इन कंट्रास्ट सॉइल फॉर्म from ancient hard rocks are less fertile but contain abundance of metallic minerals। अब देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अगर हम इसी संदर्भ में देखते हैं कि जो सॉइल फॉर्म फॉर एंशियंट हार्ड जो रॉक्स है लेस फर्टाइल बट जो कंटेंट है वहां पर अगर आप बात करेंगे कि इसके ठीक उल्टा क्या हो जाता है कि जो प्राचीन जो एंशियंट हार्ड जो रॉक्स हैं, कठोर जो चट्टाने हैं, वो क्या है, उन कठोर चट्टानों से बनी जो मिट्टी है वो अपेक्षाकृत क्या होती है, अलूवियल डिपॉजिट्स की तुलना में कम फर्टाइल होती है। लेकिन इस तरह की जो हार्ड एंशियंट जो रॉक्स हैं उसमें क्या है, एक महत्वपूर्ण जो उसकी प्रॉपर्टी है वो क्या है, वो मेटालिक मिनरल्स की है। कैसे प्राचीन जो कठोर चट्टाने हैं वो क्या होती हैं, एलुवियल जो डिपॉजिट्स हैं उनकी तुलना में फर्टाइल कम होती है, लेकिन इनकी विशेषता क्या होती है कि इसमें जो धात्विक गुण हैं वो अधिक पाए जाते हैं, और इस कारण से इस तरह के जो क्षेत्र होंगे वो आर्थिक दृष्टिकोण से क्या माने जाते हैं, वो महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। महत्वपूर्ण जो धात्विक खनिज है, इंपॉर्टेंट जो मेटालिक मिनरल्स हैं, मेटालिक्स मिनरल्स इंक्लूड आयरन, गोल्ड या मैग्नीज, ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग खनिज हैं उसमें शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा देखिए दो तीन चीजें और समझते हैं। भारत की जो जूलॉजिकल डाइवर्सिटी है वो काफी महत्वपूर्ण है, और ये विविध भी है, डाइवर्सिफाइड है, क्योंकि भारत में प्राचीनतम से लेकर काफी पहले से लेकर अगर हम नवीन समय तक की बात करते हैं तो इसमें अलग अलग युग की जो चट्टाने हैं, जो रॉक्स है, वो आपको देखने को मिलेंगे। खासतौर पे ओल्डेस्ट रॉक्स आर आर्कियन एज इन पेनिसुलर इंडिया। जो भारत का कह सकते हैं कि जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो भारत में आर्कियन युग की जो प्राचीनतम जो चट्टाने हैं वो देखने को मिलती हैं। और उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र में, ये वाला जो पूरा क्षेत्र है, ये जो मैदानी क्षेत्र है, इस मैदानी क्षेत्र में अगर आप आएंगे तो मेजर तौर पे क्या है, क्वाटरनरी युग की जो नवीनतम चट्टाने हैं वो आपको देखने को मिलती है। तो दो बातें क्लियर हो गई, प्रायद्वीपीय भारत में आर्कियन युग की जो प्राचीनतम चट्टाने हैं वो देखने को मिलती हैं। उत्तर के मैदानी भाग में आएंगे तो क्वाटरनरी युग की जो नवीनतम जो परतदार चट्टाने हैं उनकी बहुलता देखने को मिलती है। देखिए यहाँ पर क्या है कि क्वाटरनरी एज की जो यहाँ पर सेडिमेंट्री जो रॉक्स है वो आपको देखने को मिलती है। तो ये तो क्लियर होगा कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो जो चट्टानी विशेषताएं हैं वो समान नहीं है, और इसी कारण से भारत में जो भूगर्भिक विशेषता है उसमें काफी विविधता भी देखने को मिलती है। दिस फीचर ऑफ द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर हैव प्रोड्यूस्ड three distinct major division of India, which are peninsular plateau of the south, great mountain range of the north, the great plain of northern India। अब देखिए मेजर तौर पे देखेंगे कि भूगर्भिक संरचना के आधार पर विभिन्न जो विशेषताएं हैं उनके आधार पर भारत को मुख्य रूप से तीन भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे अगर आप देखेंगे कि दक्षिण का जो ये पूरा प्रायद्वीपीय जो पठार है ये एक खास महत्वपूर्ण इसकी अपनी जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की विशेषताएं हैं। ऐसे ही देखेंगे उत्तर का जो विशाल पर्वतीय जो क्षेत्र है, ये वाला जो कह सकते हैं कि उत्तर में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसकी अपनी विशेषताएं होती हैं। और उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है, ये बीच वाला, एक तो उत्तर में नॉर्थ में जो पर्वतीय क्षेत्र हो गया और साउथ का पेनिसुलर जो पार्ट है, इसके बीच का जो ग्रेट प्लेन है, इस आधार पर देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो भारत को जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर तीन भागों में बांटा जा सकता है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। अब एक एक करके सब पर हम बात करेंगे। अगर हम पहले सेक्शन की बात करें कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर अगर भारत का विभाजन हो रहा है तो पहला जो विभाजन है पेनिसुलर प्लेटू ऑफ द साउथ।
दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है वो इसका पहला विभाजन हो गया। अब इसकी जो विशेषताएं हैं उसकी अगर हम चर्चा करें तो इट इज ए पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड एंड इज मेड अप ऑफ द ओल्डेस्ट रॉक ऑफ नॉट ओनली इंडिया बट द वर्ल्ड। ये महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि गोंडवाना जो लैंड है उसी का मेजर ये पार्ट है। कौन सा, हम किसकी बात करें तो हम प्रायद्वीपीय जो भारत का पठारी क्षेत्र है उसकी बात करें कि आखिर ये किसका पार्ट है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये मेजर जो पार्ट है ये गोंडवाना लैंड का ही है। भारत ही नहीं बल्कि विश्व की जो महत्वपूर्ण प्राचीनतम जो चट्टानें हैं वो इसका पार्ट है। प्री कैम्ब्रियन जो काल है उसके बाद से अगर देखेंगे तो ये भाग कभी भी पूर्ण रूप से समुद्र के नीचे नहीं गया, यानी इसका अवतलन नहीं हुआ। ये बात कहा जा रहा है कि सबसिडेंस कभी भी इसका पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है। दूसरी बात देखिए, ये आर्कियन युग के आग्नेय जो चट्टान है, इग्निशियस जो रॉक्स होती हैं उनसे निर्मित है। अब देखिए यहाँ पर चट्टानों के बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। जो इग्नियस रॉक्स है ये क्या होती हैं, ये वोल्केनिक जो प्रोसेस होता है उसी वोल्केनिक प्रोसेस से ये बनती है। जैसे आप जानते होंगे पृथ्वी की आंतरिक परतों में बहुत सारे एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे रेडियो एक्टिव जो क्रिया है या फिर अन्य जो प्लेटों में मूवमेंट है और वहाँ पर जो बाकी गैस जलवाष्प उनकी उपस्थिति है। इस कारण से क्या होता है कि वहाँ पर मैग्मा की मौजूदगी होती है और मैग्मा जब परतों को तोड़ते हुए बाहर आता है और उसका उद्गार होता है तो उस उद्गार के ठंडा होने के बाद जो चट्टानें बनती हैं वो इग्नियस जो कह सकते हैं जो आग्नेय चट्टान है उसका रूप लेती हैं। इसके नाम में ही छुपा हुआ इग्नियस यानी कि आग से बनी हुई जो चट्टानें हैं, आग्नेय जो प्रक्रिया है उससे बनी हुई चट्टानें हैं। तो उसकी बात हो रही है कि आग्नेय चट्टानों से निर्मित हैं जो अब नीस और सिस्ट के रूप में अत्यधिक रूपांतरित हो चुके हैं। ये हम बाद में पढ़ेंगे जब रॉक्स का साइकिल हम पढ़ते हैं कि एक रॉक्स है जैसे आग्नेय रॉक्स है, ये क्या होगी, ये एक चट्टान से दूसरे चट्टान में क्या होती रहती है, बदलती रहती है। अगर आप देखेंगे जैसे मान लिया कि दो रॉक्स है, ये क्या है, ये इग्नियस रॉक्स है, दूसरा क्या हो गया कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स है और तीसरा क्या हो गया, ये मेटामॉर्फिक रॉक्स है। ये क्या होती हैं, जैसे इग्नियस जो रॉक्स है ये इसका एक तरह से कह सकते हैं कि जो एक रूप परिवर्तन की बात है वो सेडिमेंट्री में होता है और यहाँ पर सेडिमेंट्री जो है ये मेटामॉर्फिक में होता है। मेटामॉर्फिक क्या होता है, इग्नियस में होता है। और ठीक ये रेसिप्रोकल जो प्रक्रिया है ये भी चलती है कि ठीक है उसके अपोजिट भी ये प्रक्रिया होती रहती है। इसे ही हम रॉक साइकिल कहते हैं। ये आपने जब चट्टान टॉपिक पढ़ा होगा, रॉक पढ़ा होगा तो वहां पर जो शैल चक्र है इसे क्या बोलते हैं, शैल चक्र के रूप में हम पढ़ते हैं। तो ये आपने पढ़ा होगा कि क्या कंडीशन होती है, कैसे रूपांतरण होता है। वही बात यहाँ पर कर रहा है कि जो अब नीस और सिस्ट के रूप में क्या हो चुकी हैं, अब पूरी तरह से रूपांतरित हो चुकी हैं। नीस और सिस्ट क्या है, रूपांतरित चट्टाने हैं। ये मेटामॉर्फिक चट्टाने हैं कि एक चट्टान का जब स्वरूप चेंज हो गया तो वो क्या हो जाती हैं, वो मेटामॉर्फिक बन जाती हैं। प्रायद्वीपीय जो भारत है इसकी जो संरचना, इसमें चट्टानों में कुछ खास क्रम देखने को मिलते हैं। ये बात हो रही है कि जो प्रायद्वीपीय पठारी संरचना है उसकी जो चट्टानें हैं उनमें एक खास सीक्वेंसिंग देखने को मिलती है। उस पर हम बात करें अगर तो देखिए इसमें अलग अलग कालखंड कालक्रम की जो रॉक्स है वो आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अलग अलग आप पढ़ते होंगे कि आर्कियन है, आप कुडप्पा है, तो उसी की बात करें कि इसमें पहला जो आपको कालक्रम देखने को मिलता है कि आर्कियन जो क्रम है उसकी जो चट्टाने हैं उसकी बात की जाती है कि आर्कियन जो क्रम की चट्टाने हैं इनका जो निर्माण हुआ है, आप देखेंगे आर्कियन जो सीरीज रॉक्स है वेयर फ्रॉम फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द कूलिंग ऑफ द हॉट मैग्मा। जो हमने बताया आपको कि इस तरह की जो भी आग्नेय कह सकते हैं कि जो चट्टानें हैं इनकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें क्या आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आर्कियन
जो चट्टाने हैं इनका जो निर्माण है, इस निर्माण का संबंध किससे है? ये एक तरह से मैग्मा के से संबंध। ये क्या है? ये अर्थ सरफेस है। ये क्या है? ये पृथ्वी की सतह है। और आंतरिक परतों में अगर आप देखेंगे, इंटरनल जो पार्ट्स हैं, उन आंतरिक परतों में पृथ्वी की अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है? मैग्मा। मैग्मा क्या होता है? ये गर्म गलित पदार्थ होता है। इसका टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। इसमें कई सारी चीज़ों का ये मिश्रण होता है, जैसे मेटालिक हो सकता है, रॉक्स हो सकता है, जलवाष्प हो सकता है, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ये सारे होते हैं। जब पृथ्वी के अंदर खास परिस्थिति होती है, टेम्परेचर बढ़ता है, रेडियो एक्टिव प्रक्रियाएं होती है, इस तरह के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम देखने को मिलते हैं, तो इस कारण से ये जो मैग्मा है ये आंतरिक परतों को तोड़ते हुए बाहर क्या होता है? इसका इरप्शन होता है। इसका क्या होता है? उद्गार होता है। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि आर्कियन क्रम की चट्टानों का निर्माण तप्त यानी कि गर्म जो मैग्मा है उसके ठंडा होने के रिजल्ट पर हुआ है, और ये पृथ्वी की सबसे प्राचीन चट्टानें हैं। आप देखेंगे जब मैग्मा ऊपर आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा? इसका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा? इस मैग्मा का जो टेम्परेचर है जो पहले बहुत अधिक था, वो धीरे धीरे क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएंगे। तो जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं वो किस प्रक्रिया से बनी है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। पृथ्वी के ऐतिहासिक अगर पूरे कालक्रम की बात करें तो इस इतिहास का लगभग 86.7 जो परसेंट टाइम है ये प्री कैम्ब्रियन युग का माना जाता है। एक बड़ा टाइम कह सकते हैं कि रीजन है। ये जो चट्टानें हैं ये अत्यधिक क्या है? रूपांतरित हो चुकी हैं, जिससे इनका जो मेन स्वरूप है, मेजर जो इनका कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर है उसमें बड़ा बदलाव हुआ है, और इस कारण से एक तरह से उनकी मूल जो संरचना है वो बदल जाती है। जैसे आप देखिए कि यंग है, यंग के बाद अगर आप मान लीजिए कि 13-14 ईयर के हैं और एक बार आप 80 के एज में जाएंगे तो संरचना आपके शरीर की बॉडी जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से बदल जाता है। ठीक वैसे ही एक एग्जाम्पल के तौर पे हम कह रहे हैं, वैसे ही नहीं है। तो इसका मूल जो स्वरूप है वो नष्ट हो चुका है। इसमें जो जीवाश्म जो फॉसिल्स हैं उनका अभाव होता है। ये मुख्य रूप से जो नीस और सिस्ट प्रकार की जो चट्टानें हैं उसमें इनका क्या हो चुका है? रूपांतरण हो चुका है। ये एक कंसेप्ट आपको समझना होगा कि इसमें जो बात कहा जा रहा है कि जो फॉसिल्स हैं इसमें फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं, वो इसके पीछे जो कारण है, जो काज है, वो आप देख सकते हैं कि आखिर फॉसिल्स क्यों नहीं पाए जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जब टेम्परेचर बहुत अधिक होगा तो इसमें जो जीवाश्म है वो पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। और ये एक कई बार प्रश्न भी आपसे पूछा गया कि आखिर ऐसा क्यों होता है। अगला जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है, प्रदीपी भारत का लगभग 2/3 2/3 जो पार्ट है ये आर्कियन चट्टानों से क्या है? ये निर्मित है। ये आपको पता होना चाहिए, एक तरह से मेमोराइज कर लीजिए कि कभी अगर इस तरह का स्टेटमेंट आपसे पूछता है अबाउट 2/3 पार्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया इज मेड ऑफ आर्कियन रॉक्स, तो ये आपसे सेंटेंस पूछ सकता है। 3 मेजर टाइप्स ऑफ आर्कियन रॉक्स आर फाउंड। 3 तरह के जो आर्कियन चट्टानें हैं वो पाई जाती हैं, जिसमें आप देखेंगे बंगाल नीस है, इसके अलावा बुंदेलखंड जो नीस है ये पुरानी मानी जाती है, और नीलगिरी जो नीस है। ये 3 तरह की मेजर इनका वर्गीकरण है कि भारत में जो भी आर्कियन चट्टानें हैं वो 3 रूपों में क्या किए जाते हैं? ये डिवाइड किए जाते हैं, ये विभाजित किए जाते हैं। और जो भी आर्कियन रॉक्स है कंटेंट्स इंडिया वेरी रिच मिनरल्स वेल। और ये जो चट्टानें हैं ये अगर आप देखेंगे खनिज संपदा, क्योंकि खनिज अगर संपदा के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये क्या हो जाती है? ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये आपको समझना है कि इस तरह की जो चट्टानें हैं, आर्कियन जो चट्टानें हैं, इनका अगर आपसे पूछ दे कि क्या आर्थिक महत्व है, ये आपको पता होना चाहिए। पूछ सकता है, ये नहीं पूछेगा कि खनिज पाए जाते हैं कि नहीं, ये पूछ सकता है कि यहाँ इन चट्टानों का क्या इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इनका जो आर्थिक महत्व है क्या वो है या फिर नहीं है। तो आप समझ जाएंगे कि क्योंकि ये मिनरल रिच चट्टानें हैं
तो मेजर तौर पे आर्कियन जो चट्टाने हैं ये सबसे समृद्ध जो खनिज संपदा है उसे अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। दूसरी बात, जहां खनिज पाए जाएंगे वहां पर क्या होगा, जब खनिज संपदा की वहां रिचनेस है तो वहां पर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होगा। और इस कारण से देखेंगे तो जो खनिज बेल्ट है, जो मिनरल बेल्ट्स होते हैं, वो मेजर तौर पे आप देखेंगे कि आर्कियन जो चट्टान संरचनाएं जहां मौजूद हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये कड़ी है, एक इंफॉर्मेशन आपको पता होगा तो दूसरे से आप जोड़ सकते हैं। यहाँ बहुत तरह के जो मिनरल्स हैं वो आपको देखने को मिल सकते हैं, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक, दोनों तरह के जो खनिज हैं, धात्विक जो खनिज हैं, अधात्विक खनिज हैं, वो दोनों पाए जाएंगे। जिसमें धात्विक गुण पाए जाते हैं, मेटालिक जो प्रॉपर्टीज रखते हैं, वैसे खनिज को मेटालिक प्रॉपर्टीज कहते हैं। नॉन जो मेटालिक होंगे यानी कि जो अधात्विक धात्विक गुण नहीं रखते होंगे उसे अधात्विक कह सकते हैं, मेटल हम कहते हैं। तो ये बहुत सारे जो मेटल और नॉन मेटल है वो इन चट्टानों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए कि आखिर यहाँ कौन से खनिज मेजर तौर पे आर्कियन जो चट्टाने हैं उसमें पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए, आर्कियन रॉक्स आर फाउंड प्रोमिनेंटली इन दिस स्टेट ऑफ इंडिया, यानी कि आर्कियन जो चट्टाने हैं अगर भारत के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात करें तो कहाँ पर ये पाई जा सकती हैं, तो ये आपको यहाँ पर बताया गया कि मेजर तौर पे अगर आप थोड़ा सा मैप बना के इन्हें क्या करिए कि फील करिए। जैसे ये कहा जा रहा है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जब भी आप रिवाइज करें तो एक मैप आप बना लीजिए और उस मैप के आधार पर क्या होगा कि आप बहुत सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे कह रहा है कि यहाँ पर क्या है कि कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा, झारखंड। तो यहाँ पर देखिए कि ये साउथ वाला जो पूरा पोर्शन है कि इधर आंध्र प्रदेश, इधर कर्नाटक, इधर मध्य प्रदेश, इधर उड़ीसा, ये सारे ऐसे जो क्षेत्र हैं जहाँ पर क्या है कि जो आर्कियन जो चट्टाने हैं ये क्या है, ये आपको देखने को मिल जाएंगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, मैप पर इन्हें लोकेट कर लेना है। जो ग्रेट हिमालय है उसके खास मेजर सेंट्रल जो पार्ट है जिसे रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं, उस रीढ़ की हड्डी के समान ये जो चट्टान है ये वहां पर क्या है, मौजूद है, उपस्थित है। झारखंड का जो छोटा नागपुर पठार है वो क्या है, वो इसके लिए खास तौर पे देखेंगे प्रसिद्ध है। इधर अगर झारखंड पे आएंगे तो यहाँ पर जो छोटा नागपुर जो प्लेटू है ये क्या है, ये मेजर तौर पे आप देखेंगे कि झारखंड जो स्टेट है ये क्या है, आर्कियन रॉक्स के लिए फेमस माना जाता है। और इसी कारण से जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या कारण है कि झारखंड में औद्योगिक विकास काफी हुआ है, तो इसके पीछे देखिए पहला जो कारण है कि वहां पर खनिज जो संपदा है वो सबसे महत्वपूर्ण है। ये आपको समझना होगा कि देखिए यहाँ पर क्या है कि जो खनिज संपदा है वो संपदा क्या है, वो सबसे अधिक है। क्यों अधिक है, क्योंकि क्या है, ये मिनरल बेल्ट्स के तौर पे जाना जाता है। अब ये मिनरल बेल्ट्स आखिर क्यों है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो आर्कियन जो चट्टाने हैं वो आर्कियन चट्टाने यहाँ पर पाई जाती हैं। और आर्कियन चट्टानों की जो मूलभूत विशेषता होती है वो यही होती है कि ये मिनरल्स रिच होती हैं। और इसमें भी क्या है, मिनरल्स दोनों तरह के हैं, नॉन मेटालिक और मेटालिक। और इसी कारण से देखेंगे कि झारखंड जो स्टेट है वो पूरी तरह से आर्थिक दृष्टिकोण से भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। अब इसी मैप को यहाँ पर दे दिया गया कि आर्कियन जो चट्टाने हैं इनकी जो उपस्थिति है वो भारत के किन किन राज्यों में मेजर तौर पे देखने को मिलेगी, वो यहाँ पर क्या कर दिया गया है, आपको लोकेट कर दिया गया है। तो ये पहली जो हमने चट्टान कालक्रम के आधार पर पढ़ी वो आर्कियन पढ़ी। अब दूसरी जो चट्टान है यहाँ पर कौन सी है, वो धारवाड़ जो स्ट्रक्चर है उसकी हम बात कर लेते हैं। तो देखिए धारवाड़ जो सीरीज की जो रॉक्स है, पहला आर्कियन हमने पढ़ा सबसे पुरानी है, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो धारवाड़ सीरीज की जो रॉक्स है वो आपको देखने को मिलेंगी। तो धारवाड़ जो चट्टाने हैं इनका जो फॉर्मेशन हुआ है एज ए रिजल्ट ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। ये देखिए ये क्या कह रहा है कि जो धारवाड़ जो संरचना है उसका जब अपर्दन हुआ है
और अपर्दन के अलावा क्या है, इनका डिपोजिशन हुआ है, इनका क्या हुआ है, निक्षेपण हुआ है, इनका क्या हुआ है, जमाव हुआ है, उसी से ये संरचना बनी है। और ये भारत की जो आर्कियन जैसे संरचना हमने देखा, वैसे ही क्या है, ये प्राचीन संरचना है। और मेजर तौर पे चूंकि जब अपर्दन होगा, जैसे मान लिया मेजर तौर पे ये कहा जा रहा है कि जो धारवाड़ संरचना है, इस संरचना का क्या हुआ है, दो चीजें हुई है। पहले क्या हुआ है, इरोजन हुआ है, अपर्दन हुआ है। जैसे मान लिया कि कोई संरचना है, धीरे धीरे क्या होगा कि इसका अपर्दन हुआ, इरोजन हो रहा है, तो ये छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट होगी। और जब यही क्या होगा, इसका अवसादीकरण होगा, इसका जमाव होगा, अवसादीकरण होगा। जो डिपोजिट्स हैं, जो अवसाद हैं, वो जब अलग अलग परतों में क्या होंगे, सेडिमेंट्स जब हैं, ये देखिए जो सेडिमेंट्स हैं, इनका क्या देखने को मिलेगा, डिपोजिशन देखने को मिलेगा। और ये जो डिपोजिशन होता है, क्या होता है, लेयर में होता है, परत में होता है। और इसी कारण से कहा जा रहा है कि यहाँ पर धारवाड़ जो संरचना है, ये क्या है, जो महत्वपूर्ण तौर पे जो आर्कियन चट्टान है, आर्कियन क्रम की जो चट्टानें हैं, इन चट्टानों के अपर्दन और उनके निक्षेपण से हुआ है। और ये जो प्राचीन चट्टानें हैं, इनका जो अपर्दन हुआ है, जो निक्षेपण हुआ है, ये विभिन्न परतों में हुआ है। और उसके बाद देखेंगे बाद में फिर इनका मेटामॉर्फिज्म प्रोसेस के तहत इनका रूपांतरण हुआ है, कायांतरण हुआ है। और इस तरह की जो चट्टान है वो यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो पहली बात कि जैसे हमने आर्कियन क्रम में देखा कि वो सबसे प्राचीन आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक वैसे ही अगर धारवाड़ क्रम की बात करेंगे तो ये सबसे प्राचीन सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अरावली जो माउंटेन है इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रॉक्स ऑफ दिस सीरीज। तो ये क्या हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया। अगर आपसे पूछे कि किसी एक एग्जाम्पल का उदाहरण दो, तो अरावली जो पर्वत है, इसका जो निर्माण है वो इसी क्रम की चट्टानें, यानी धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, उन्हीं से हुआ है। और ये विश्व की प्राचीनतम मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत कल भी हमने बताया कि मोड़दार जो पर्वत होता है वो क्या होता है, अगर फोल्डेड या इसको मोड़दार कहा जाता है। अगर मोड़दार पर्वत की हम बात करें कि ये पर्वत क्या होते हैं, जैसे कोई चट्टानी संरचना है, अगर इस पर बल लगे और इस बल से क्या हो कि इसमें दबाव उत्पन्न हो, प्रेशर, और इस संपीड़न से क्या होगा कि एक सीमा तक इसकी मूल संरचना में बदलाव नहीं होता है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इसकी मूल संरचना बदलने लगती है और इसमें क्या होने लगते हैं, मोड़ बनने लगते हैं। ये जो मोड़ बनते हैं इन्हें ही फोल्ड या बलन कहते हैं। बलन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग से हम डिस्कस करेंगे। और इस तरह की प्रक्रिया से बने हुए जो पर्वत होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मोड़दार पर्वत हम कहते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसी की चर्चा हम कर रहे हैं कि यहाँ पर अरावली जो पर्वत का निर्माण है वो धारवाड़ संरचना से बना हुआ है। और ये विश्व की प्राचीनतम जो फोल्डेड माउंटेन है, जो ओल्ड फोल्डेड माउंटेन है, उसमें शामिल किया जाता है। इसी क्रम की जो चट्टानें हैं उनका जो उत्पत्ति है वो कर्नाटक के धारवाड़ का जो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, उस शिमोगा डिस्ट्रिक्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। ये प्रायद्वीपीय वाह जो प्रायद्वीपीय है, उन दोनों क्षेत्रों में, यानी कि ये दोनों जो रीजन है वहां पर आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा देखिए कुछ इंफॉर्मेशन और है जिस पर हम बात कर सकते हैं। अगर हम धारवाड़ जो चट्टानें हैं, इनका भौगोलिक जो विस्तार है उसकी अगर बात करें तो पहले ही एक इमेज हमने देखा था, उस इमेज की अगर हम चर्चा करें तो ये देखिए, ये धारवाड़ जो चट्टानी संरचना है या इस क्रम की जो चट्टानें हैं उनकी भारत में जो मौजूदगी है, अगर उसकी बात की जाए तो ये मेजर तौर पे आप देखिए साउथ में अगर आएंगे तो यहाँ पर कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इधर संक्षिप्त थोड़े तौर पे हिमाचल, इधर पूर्वोत्तर में आपको देखने को मिलती है। तो इसी की चर्चा हो रही है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आखिर ये मेजर तौर पे जो इनकी भौगोलिक जो संरचना है उस पर अगर हम बात करें तो कर्नाटक का जो धारवाड़ है, इसमें अगर इस धारवाड़ संरचना की बात करेंगे तो कर्नाटक
क्या बेल्लारी जो जिला है यहाँ पर इसका मेजर तौर पे विस्तार देखने को मिलेगा। तमिलनाडु में नीलगिरी और मदुरई जो जिले हैं वहां पर आपको देखने को मिलेगा। पूर्वी भारत जो है, ईस्टर्न जो इंडिया है, इसमें दिज रॉक्स आर आल्सो फाउंड इन द सेंट्रल ईस्टर्न पार्ट ऑफ द छोटा नागपुर जो पठार है, मेघालय जो पठारी क्षेत्र है, और मिकिर जो हिल्स वाला जो रीजन है वहां पर क्या है कि जो धारवाड़ संरचना है ये पूर्वोत्तर में आपको देखने को मिलती है। तो ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है। ये मेजर तौर पे जो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है या दक्षिण भारत कह सकते हैं, वहां पर मेजर तौर पे दो स्टेट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, कर्नाटक और तमिलनाडु। इनकी जो मौजूदगी है वो यहाँ पर दिया गया कि कर्नाटक का बेल्लारी जिला है और यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु में नीलगिरी और मदुरई जो क्षेत्र है वहां पर ये संरचना देखने को मिलती है। उत्तर पश्चिम भारत में अगर देखेंगे तो दिज रॉक्स आर फाउंड इन अरावली, जो कह सकते हैं कि जो रियोल जो रेंज है वहां पर देखने, यानी दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, क्योंकि अरावली का जो विस्तार है आप देखेंगे एक तरह से राजस्थान, गुजरात, दिल्ली तक ये आपको देखने को मिलता है। तो दिल्ली के आसपास जो अरावली वाला जो क्षेत्र है वहां पर ये देखने को मिलती है। और यहाँ से हिमाचल प्रदेश में भी ये जो चट्टानें हैं इनकी मौजूदगी आपको देखने को मिलती है, जो हमने आपको पहले ही यहाँ पर दिखाया था कि ठीक है ये क्या है, ये धारवाड़ संरचना क्या है हिमाचल में, और इधर पूर्वोत्तर में मेघालय में, और इधर अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक का जो बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट है और तमिलनाडु में जो नीलगिरी और मदुरई जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर क्या है ये आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमने देख लिया कि ठीक है कहाँ कहाँ पर जो धारवाड़ संरचना है उसकी जो मौजूदगी है वो हमें देखने को मिलती है। प्रायद्वीपीय भारत में भी हमने देख लिया कि धारवाड़ जो चट्टानें हैं इनका जो नाम है, भारत में जो धारवाड़ श्रेणी है उसकी चट्टानों के विस्तार विभिन्न क्षेत्रों में है और इन चट्टानों को अलग अलग क्षेत्रों में कुछ खास विशेष स्पेसिफिक जो नाम है उनसे भी जाना जाता है। स्पेशल नेम होते हैं जो अलग अलग डिफरेंट एरिया में जाने जाते हैं। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसे आप देख सकते हैं। यहाँ की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे अगर आप देखेंगे उत्तरी कर्नाटक से कावेरी घाटी तक ये एक क्षेत्र है, यहाँ पर धारवाड़ जो श्रेणी है इसी नाम से जाना जाता है, लेकिन नागपुर और जबलपुर में जाएंगे तो इसे अलग नाम से जाना जाता है। ये सासर श्रेणी है, ये है धारवाड़ क्रम की चट्टानें, लेकिन इसका जो नाम हो जाता है वो इस क्षेत्र में बदल जाता है। ऐसे देखिए अगर आप देखेंगे नादन जो कर्नाटका है वहां से कावेरी घाटी तक देखेंगे तो यहाँ पर धारवाड़ सीरीज ही कहा जाता है, जो हमने आपको यहाँ पर बताया। और नागपुर से जबलपुर तक अगर जाएंगे तो इसे सासर सीरीज कहा जाता है। ऐसे विशाखापट्टनम में अगर आएंगे जो तो स्थानीय जो नाम है धारवाड़ श्रेणी का उसे कोदोराइट श्रेणी कहा जाता है। गुजरात में चंपानेर सीरीज है। तो ये नाम अलग अलग क्षेत्रों में देखने को मिलेगा। ऐसे ही बालाघाट जबलपुर में आएंगे तो चिल्पी श्रेणी, हजारीबाग में तो गोंडाइट श्रेणी, और दिल्ली और निकटवर्ती क्षेत्र में आएंगे तो अरावली आपको सीरीज कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा। पहले आर्कियन क्रम की चट्टानों की चर्चा की, फिर धारवाड़ क्रम की चट्टानों की चर्चा की। वह जो प्रायद्वीपीय भारत है उसमें धारवाड़ जो चट्टानें हैं उनके अगर नाम की बात करेंगे तो जो भी धारवाड़ कह सकते हैं रॉक्स है आर द मेन बेसिस ऑफ द इंडिया मिनरल्स वेल्थ। ये पहली बात समझ लीजिए कि भारत में मेजर तौर पे जो खनिज संपदा का भारत के विभिन्न क्षेत्रों का जो संबंध है उसका एक महत्वपूर्ण जो आधार है वो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं। और इसी क्रम की जो चट्टानें हैं क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मिनरल वेल्थ से पूरी तरह से रिच है। The rocks of this order are most important from the economic perspective of view. All the major metallic minerals, iron, gold, manganese, copper, chromium, ये सारी क्या है कि इस क्रम की जो चट्टानी संरचना है उसमें पाई जाती है। ये पहले भी हमने डिस्कस कर लिया और इसमें आप अलग अलग क्षेत्रों में देख सकते हैं, जैसे लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल, स्थानीय इसका नाम कुमाई पर्वत श्रेणी है। ऐसे ही अलग अलग जो दिए गए हैं, स्पीति वैली है, हिमाचल प्रदेश है, आप देख सकते हैं वरेल श्रेणी जो ग्रेटर हिमालय उसमें मौजूद है। तो बाकी भी आप देख सकते हैं असम का जो पठारी क्षेत्र है, जो सिलांग प्लेटू वाला जो रीजन है वो इसमें शामिल किया जाता है। तो दो क्रम की चट्टानें हमने देख ली, पहला आर्कियन, दूसरा हमने देखा धारवाड़, तीसरा हम देख लेते हैं कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं। कुडप्पा सीरीज की जो रॉक्स हैं, द कुडप्पा सीरीज रॉक्स वेयर फॉर्म ड्यू टू द इरोजन एंड रीडिपोजिशन। एक बार डिपोजिशन हुआ फिर से उसका डिपोजिशन हो रहा है, तो ये क्या है,
कह सकते हैं कि अवसादीकरण या निक्षेपण हो रहा है अब द रॉक्स फ्रॉम द धारवाड़ सीरीज, दीज आर आल्सो सेडिमेंट्री रॉक्स विथ रिलेटिवली लेस मेटामॉर्फिज्म। अब देखिए यहां पर आपको समझना है, जैसे हमने धारवाड़ में देखा था कि उसका पहले क्या हुआ, इरोजन हुआ, अपर्दन हुआ, उसके बाद अपर्दन होने के बाद फिर से निक्षेपण हुआ। उन्हीं चट्टानों का फिर से निक्षेपण हो रहा है, यानी कि धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें हैं उनके अपर्दन और फिर से निक्षेपण हुआ है, जिससे ये बनी है। और ये भी परतदार चट्टानें हैं जिनका रूपांतरण अपेक्षाकृत कम हुआ है। अब देखिए यहाँ पर आपको यही समझना है कि मेजर तौर पे जो कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं, अगर इनकी हम बात करते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे पहले क्या था, ये धारवाड़ जो क्रम है इसकी जो चट्टानें थी, इन चट्टानों का क्या हुआ, पहले अपर्दन हुआ, अपर्दन इरोजन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उनका निक्षेपण हुआ। उसके बाद क्या है कि मेजर तौर पे नहीं, ये यहाँ पर क्या है, पहले आर्कियन क्रम की ये चट्टानें हैं और इनका अपर्दन हुआ, फिर निक्षेपण हुआ, तो आपको क्या बना, ये धारवाड़ जो क्रम की चट्टानें हैं इनका निर्माण हुआ। अब फिर से क्या हो रहा है कि इन चट्टानों का फिर से अपर्दन हो रहा है और फिर से क्या हो रहा है, निक्षेपण हो रहा है, और उसके बाद क्या बन रही हैं, तो अब कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, पहले ही बोला था कि पुनर्निक्षेपण हो रहा है, एक बार हुआ है फिर दोबारा हुआ है, और उसी से क्या है कि कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उनका निर्माण हुआ है। और ये प्राचीनतम परतदार चट्टानें हैं, ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। विभिन्न परतों में क्या हुआ है, इनका डिपोजिशन हुआ है, अलग अलग परतों में अवसादीकरण हुआ है। The Kudappa rocks are the oldest sedimentary rocks. Fossils are absent, although life had already originated by this period. They are named after the Kudappa district of Andhra Pradesh, where they are found spread in a semicircular shape. ये क्या कह रहा है, देखिए ये इंफॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं कि कुडप्पा प्राचीनतम जो परतदार चट्टानें हैं इसमें क्या है, फॉसिल्स का अभाव है, एब्सेंस है, यहाँ पर फॉसिल्स जीवाश्म नहीं है। इस काल तक जीवों का उद्भव हो चुका था, लेकिन फिर भी इस तरह का कह सकते हैं कि प्रेजेंस नहीं देखने को मिलता है। इनका जो नामकरण है वो जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर जो कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट है उसी के नाम पर हुआ है। और ये पूरा एक तरह से देखेंगे इस क्रम की जो चट्टानें हैं वो क्या है, सेमी सर्कुलर जो शेप है उसमें फैली हुई है। सेमी सर्कुलर का मतलब इस तरह का जो अर्ध चंद्राकार कह सकते हैं, उस रूप में ये जो चट्टानें हैं ये इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई हैं। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं मुख्य रूप से भारत के किन किन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलेंगी, तो अगर आप देखेंगे तो मेजर तौर पे क्या है कि इधर अगर आप आएंगे तो आंध्र जो प्रदेश है वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा एमपी में आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा इधर राजस्थान में आपको देखने को मिलेंगी। और फिर क्या है, तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेंगी, इधर कर्नाटक में देखने को मिलेंगी। और कृष्णा श्रेणी, अन्नामलाई श्रेणी, पापाधानी श्रेणी, पूर्वी जो राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। तो ऐसे ही क्या करना है कि आपको मैप स्केच रफ ड्रा करना है, वहां पर लोकेट करना है कि आखिर कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं वो किस किस रीजन में पाई जाएंगी, किस किस स्टेप में पाई जाती हैं। कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस आदि के लिए मानी जाती है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि अगर आपने ये देखा कि ठीक है ये अलग अलग रीजन है, तो आखिर इनकी जो कह सकते हैं कि इनका आखिर जो विशेषता है किस कारण से ये खास हो जाती है, महत्वपूर्ण हो जाती है, तो इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि जो खनिज हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें बलुआ पत्थर है, चूना पत्थर है, संगमरमर है, एस्बेस्टस है। आप देखेंगे कि मेजर तौर पे ये वाला जो रीजन है ये एक तरह से मेटालिक नहीं है, नॉन मेटालिक है। और वैसे यहाँ पर खनिज पाए जाते हैं, ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो मेजर तौर पे अगर आप देखेंगे तो रियल जो स्टेट इंडस्ट्री है उसके दृष्टिकोण से क्या हो जाते हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे या रियल एस्टेट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये जो
चट्टानी क्रम है, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ये कई बार प्रश्न स्टैंडर्ड अगर प्रश्न बनेगा तो वो पूछा जा सकता है। तो ये बातें यहाँ पर कही गई। पूर्वी घाट पर्वत का जो निर्माण है वो इसी क्रम की चट्टानों से हुआ है। तो ये भी आपको जैसे अगर पूछ दे कि ठीक है, जो पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट है, उसमें जो पूर्वी घाट है, ये आप इसकी बात हो रही है कि ये वाला जो ईस्टर्न घाट है, ये जो पूर्वी घाट है, इस पूर्वी घाट का जो फॉर्मेशन है, जो निर्माण है, वो किस कालक्रम की चट्टानों से हुआ है। तो ये आप बताएंगे कि इसमें क्या है कि आपको कुडप्पा जो क्रम है, उस कुडप्पा क्रम की जो चट्टानें हैं उन्हीं से इनका निर्माण हुआ है। और बाकी जो विस्तार है कुडप्पा क्रम की, जो विभिन्न चट्टानें हैं, इधर आप देख सकते हैं ये मैप पे दिखाया गया है कि आखिर किन किन राज्यों में इसका विस्तार आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए पूरा जो पूर्वी घाट है, ये देखिए पूर्वी घाट है, ये क्या है, पूरी तरह से इसी क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। अगला जो है वो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उनका नंबर आता है। तो एक क्रम ऐसे चल रहा है कि ठीक है, पहले हमने क्या पढ़ लिया, हमने आर्कियन पढ़ लिया, फिर धारवाड़ पढ़ लिया, फिर कुडप्पा पढ़ लिया, फिर क्या है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का नंबर आता है। तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है, इनका निर्माण ऊपरी कह सकते हैं कार्बोनिफेरस से लेकर जुरेसिक एक एज तक हुआ है। ये एक जो कालक्रम है, जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है, उसको हम देख लेंगे। उसी के आधार पर ये बातें कही गई हैं कि गोंडवाना सीरीज रॉक्स वेर फाउंड फ्रॉम द अपर कार्बोनिफेरस टू द जुरासिक पीरियड। ये जो दीज आर जो लेयर्ड सेडिमेंट्री रॉक्स दैट कंटेंट्स फॉसिल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये आपको ध्यान देना है कि जो गोंडवाना क्रम है, इसमें क्या है, जो फॉसिल्स हैं, जो जीवाश्म हैं, वो पाए जाते हैं। इसमें जीवों के जो अवशेष है, फॉसिल्स क्या होते हैं, जीवों के, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उसके जो अवशेष हैं उसे ही जीवाश्म कहते हैं। और ये चट्टानें नदी घाटियों में निक्षेपित जो अवसाद है, जो रिवर वैलीज हैं, उसमें जो सेडिमेंटेशन है, डिपोजिशन है, उसी से बनी हुई है। और इसमें जीवाश्मों की जो उपस्थिति है उसकी विशिष्ट एक खासियत होती है। तो अब ये आपको ध्यान देना है कि किस कालक्रम की चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, ये आपसे बार बार प्रश्न पूछता है। इसके अलावा भारत की 98% जो कोयला संपदा है वो इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होती है। इसमें लिग्नाइट है, चीका मिट्टी है, बालू पत्थर है, ये सब इसमें पाए जाते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, हमने क्या यहाँ पर देखा कि हमने जो चौथी संरचना देखी वो गोंडवाना क्रम की है। और इस गोंडवाना क्रम की अगर हम विशेषता की बात करें तो 98% जो कोयला है वो किस में पाया जाता है, तो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं उन चट्टानों में क्या पाया जाता है, कोयला पाया जाता है। तो जो 4 चट्टानें हमने पढ़ी, जैसे प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव बना दे कि आर्कियन है, धारवाड़ है, कुडप्पा है और गोंडवाना है, इन 4 कालक्रम की चट्टानों में कोयला के अगर दृष्टिकोण से हम बात करें कि सबसे महत्वपूर्ण किस कालक्रम की चट्टान है, तो आप क्या सही उत्तर देंगे कि गोंडवाना जो क्रम है ये कोयले के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानी संरचना है, क्योंकि इसमें 98% लगभग सबसे अधिक जो कोयला है वो इसी कालखंड से संबंधित है, इन्हीं चट्टानों से प्राप्त होता है। इसमें लिग्नाइट, चीका मिट्टी जो है, बालू जो पत्थर है, जो सैंडस्टोन है, वो आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर क्ले है, सैंडस्टोन है, सब इसमें पाया जाता है। गोंडवाना जो चट्टानें हैं ये भारत के किन क्षेत्रों में इनका विस्तार आपको देखने को मिलेगा, तो मेजर तौर पे आप देखेंगे कि ये कहाँ पर फाउंड होती हैं, तो दामोदर जो वैली है, जो महानदी घाटी है, राजमहल पहाड़ी है, सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र है, महादेव जो हिल्स है, इन रीजन में आप देखेंगे। और कश्मीर, दार्जिलिंग, सिक्किम और आसाम जैसे जो क्षेत्र है वहां पर भी आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद नंबर आ जाता है दक्कन ट्रैप की। अब दक्कन ट्रैप के बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि दक्कन ट्रैप आखिर है क्या, क्योंकि अलग अलग जगह आप पढ़ते हैं तो ये जो टर्मिनोलॉजी है ये आपके सामने आता है कि दक्कन ट्रैप। तो दक्कन ट्रैप इज द रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक एक्टिविटी दैट अकर्ड एट द एंड ऑफ द क्रिटेशियस एज इन पेनिसुलर इंडिया। ये क्या कहना चाह रहा है कि दक्कन ट्रैप प्रायद्वीपीय भारत में क्या है, क्रिटेशियस जो युग है उसके अंत में हुई जो ज्वालामुखी गतिविधियां हैं, जो वोल्केनिक प्रोसेस है, उसी का परिणाम है। और ये एक सीढ़ीनुमा स्थलाकृति है
स्टेप लाइक प्लेटफॉर्म्स हैं जो किससे बना हुआ है, तो बेसाल्टिक जो लावा है उसी के बहिर्गमन यानी क्या है, उसके बाहर, पृथ्वी के बाहर आने से हुआ है। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। दूसरी बात कही गई है कि जो ट्रैप वर्ड लिया गया है कि वर्ल्ड ट्रैप इज द डेराइव्ड फ्रॉम द डच वर्ड ट्रैप विच मीन्स स्टेयर्स। ये कह रहा है कि सीढ़ी जो होता है उसी से इस वर्ड की उत्पत्ति, या कह सकते हैं कि ये एक फ्रेंच वर्ड है जिसमें ट्रैप का मीनिंग होता है सीढ़ी। द लेयर डिपोजिशन ऑफ लावा गेव द रीजन ए स्टेप लाइक अपीयरेंस, हेंस द नेम दक्कन ट्रैप। तो ये बात इसके बारे में हमने देख ली। अगली कुछ इंफॉर्मेशन है उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। दक्कन जो ट्रैप है इसका जो विस्तार है कि भारत में आखिर दक्कन ट्रैप कहाँ कहाँ पर आपको देखने को मिलता है, उसकी अगर हम बात करेंगे तो महाराष्ट्र के अधिकांश जो भाग है, गुजरात और दक्षिण पश्चिम जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पर ये फैला हुआ आपको देखने को मिलेगा। भारत में इस संरचना का जो विकास है मुख्य रूप से महाराष्ट्र मालवा जो रीजन है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एडिशनल इट इज आल्सो डेवलप्ड इन द काठियावाड़ जो पेनिसुला वाला जो क्षेत्र है, गुजरात बंगलोर मैसूर जो प्लेटू वाला जो क्षेत्र है, कर्नाटक जो कोयम्बटूर मदुरई जो पठारी क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला क्षेत्र जो पठारी है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और राजमहल जो पर्वतीय क्षेत्र है, छोटा नागपुर जो पठारी क्षेत्र है, वहाँ भी दक्कन ट्रैप का जो विस्तार है वो आपको देखने को मिलता है। दक्कन ट्रैप शैली से भवन और सड़क निर्माण मेजर तौर पे होता है। तो लास्ट वाला जैसे हमने पढ़ा कि ठीक है कुडप्पा हमने पढ़ा, वैसे ही क्या है कि दक्कन जो ट्रैप सेल है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्वार्ट्ज बॉक्साइट और अर्धमूल्य पत्थर भी यहाँ पर पाए जाते हैं। तो मेजर तौर पे बिल्डिंग जो फॉर्मेशन है उससे जुड़ा हुआ ये दक्कन ट्रैप माना जा सकता है। इस ट्रैप के कहने का कारण है कि लावा का जो प्रवाह है, फ्लो ऑफ जो मैग्मा है, लावा क्या है, मैग्मा ही है एक तरह से, ये इसके प्रवाह से फलस्वरूप सीढ़ी नुमा जो असलाकृति है उसका विकास हुआ है। जैसे अगर आप देखेंगे परतों, ये परतों को तोड़ते हुए मैग्मा बाहर आया, तो ये क्या हुआ, ऐसे सीढ़ी नुमा क्या है, धीरे धीरे इसका फ्लो हुआ, फिर ठंडा हुआ, इसी रूप में क्या है इनकी मौजूदगी देखने को मिलती है। और ये जो संरचना है मेजर तौर पे देखेंगे फॉर्मेशन मेड अप पे बेसाल्टिक डोलोमाइट रॉक्स विच आर क्वाइट हार्ड। ये क्या है, बेसाल्टिक संरचना है, डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है और ये काफी कठोर है। दूसरी बात अगर देखेंगे द वेदरिंग ऑफ द दिस रॉक्स लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल और आल्सो नोन एज द रेगोर या फिर कॉटन सॉइल। ये कहा गया कि इस तरह की बेसाल्टिक जो चट्टाने हैं इनका क्या हुआ है, अपरदन हुआ है, फिर उनसे क्या बनी है, ब्लैक सॉइल जो काली मृदा है, उस काली मृदा का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है। और इसे ही कह सकते हैं ब्लैक सॉइल या फिर रेगुर जो मृदा है उस नाम से जाना जाता है, जो मुख्य रूप से क्यों खास हो जाती है, जो कॉटन है, जो कपास है, कपास की खेती के लिए क्या होती है कि जो काली मृदा है वो महत्वपूर्ण हो जाती है। तो दक्कन ट्रैप रीजन में अगर आप जाएंगे तो कपास की खेती मेजर तौर पे की जाती है। और ये भी आपने देख लिया कि दक्कन ट्रैप का विस्तार कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है। एक महत्वपूर्ण और क्रम है विंध्यन क्रम की जो चट्टाने हैं। अब देखिए विंध्यन क्रम की जो चट्टानें भारत की सबसे महत्वपूर्ण और प्राचीनतम कह सकते हैं प्रोटोजोइक, पुरानी जो शब्दावली उसमें पुराण बोला जाता है, इन सेल तंत्रों से ये जुड़ा हुआ है। द विंध्यन सीरीज ऑफ रॉक्स इज नेम्ड आफ्टर द विंध्या माउंटेन रेंज। दिस रेंज एक्ट्स एज ए डिवाइडिंग लाइन बिटवीन द गंगेटिक प्लेन और दक्कन प्लेटू रीजन। ये कहा जा रहा है कि मेजर तौर पे विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं एक तरह से सीमा रेखा का काम करती हैं, जैसे गंगेटिक गंगा का मैदानी जो क्षेत्र है और दक्कन का जो पठारी क्षेत्र है। ये थोड़ा सा अगर मैप पे आप देखना चाहें तो ये वाला पूरा गंगेटिक प्लेन है, ये गंगा का मैदानी क्षेत्र है, और इधर देखेंगे तो ये क्या है, ये दक्कन ट्रैप है। और बीच में क्या है, ये आपको मेजर तौर पे विंध्यन क्रम की जो चट्टान है वो आपको देखने को मिलती है। विंध्यन श्रेणी क्या है, मेजर तौर पे देखेंगे राजस्थान का जो चित्तौड़गढ़ है उससे लेकर बिहार के सासाराम तक। तो इधर से अगर आप देखेंगे कि राजस्थान से लेकर बिहार तक इनका विस्तार आपको देखने को मिलता है। विंध्यन क्रम की जो भी चट्टाने हैं, द मेजर सब डिवीजन अंडर द विंध्यन सीरीज आर कह सकते हैं सेमरी, कैमूर, रीवा और बंदेर। ये क्या है, ये मेजर इसकी श्रेणियां हैं, सेमरी, कैमूर, रीवा या बंदेर।
तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये परतदार चट्टाने जो हैं, ये जल जो निक्षेपण है, जो कह सकते हैं कि जो सेडिमेंट्री है उसके द्वारा निर्मित हुई है। तो दीज आर लेयर सेडिमेंट्री रॉक्स फॉर्म्ड बाय द वाटर बोर्न डिपोजिशन, दे कंटेन लाइमस्टोन, चाइना क्ले, कॉपर क्ले। तो इसमें कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? तो चूने पत्थर, लाइम जो स्टोन है वो आपको देखने को मिलेगा, जो क्ले है वो आपको देखने को मिलेगा, कापर क्ले देखने को मिलता है, और चूना पत्थर जो सीमेंट जो इंडस्ट्री है, लाइमस्टोन इज द बेस ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री, सैंडस्टोन फ्रॉम द सीरीज वाज यूज्ड हिस्टोरिकली कंस्ट्रक्शन लाइक द रेड फोर्ट, जैसे लाल किला जो बना है उसका इससे संबंध है, या फिर जो भी सांची का स्तूप बना है उसमें जो पत्थरों का निर्माण हुआ है। तो ऐतिहासिक जो निर्माण देखने को मिलते हैं वो क्या है? इसी क्रम की चट्टानों से संबंधित है। तो ये कई बार आपसे पूछ लेता है कि लाल किला का जो निर्माण हुआ उसमें किस कालक्रम की जो चट्टानें हैं उनसे संबंध है। पन्ना और गोलकुंडा की प्रसिद्ध जो हीरा खाने हैं वो कहाँ पर देखने को मिलेंगी? तो ये इसी कालक्रम से जुड़ती हैं। विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं सामान्य रूप से जीवाश्म विहीन होती हैं, किंतु कैमूर क्रम की जो चट्टानें हैं उसके निचले भागों में देखेंगे तो कार्बनिक पदार्थों की जो उपस्थिति है वो देखने को मिलती है। तो मेजर तौर पे एक सीमित रीजन में क्या है कि थोड़ा सा कार्बनिक जो पदार्थ है वो देखने को मिलते हैं। तो ये हमने देख लिया। अब टर्सरी क्रम की जो चट्टानें हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। टर्सरी क्रम की जो चट्टानें, इनका जो निर्माण है वो किस कालखंड में हुआ है? तो टर्सरी सीरीज ऑफ रॉक्स वेयर फॉर्म्ड फ्रॉम द इयोसीन टू द प्लियोसीन इरा। ये कह रहा है कि इनका जो निर्माण हुआ है इयोसीन युग से लेकर प्लायोसीन युग के बीच में हुआ है, और ये जो समय, ये काल जो है लगभग 5 से लेकर 55 मिलियन, अगर इसकी हम बात करें तो 5 to 55 मिलियन ईयर्स एगो की ये बात कही जा रही है, नोन एज द टर्सरी पीरियड, जिसे हम क्या बोलते हैं? टर्सरी युग के रूप में जानते हैं। टर्सरी रॉक्स आर फाउंड प्राइमरली द हिमालयन रीजन इन पेनिसुलर इंडिया, देयर अकरेंस इज लिमिटेड टू द कोस्टल एरिया। टर्सरी जो भी चट्टानें हैं, अगर इन चट्टानों की हम बात करेंगे तो हिमालयी क्षेत्र में ये पाई जाती हैं, और प्रायद्वीपीय भारत में इनका जो विस्तार है वो केवल क्या है? कोस्टल रीजन तक ही सीमित माना जाता है। तटीय जो क्षेत्र है वहीं तक आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दे हैव undergone significant development from Kashmir to the Kumayu region where this formation known as the Lilang series। अब देखिए यहाँ पर पहले थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, फिर थोड़ा सा बताते हैं कि कश्मीर से लेकर जो कुमायूं क्षेत्र है उन तक इनका विस्तार है। अगर आपको ये नहीं पता होगा कि कुमायूं क्षेत्र कहाँ पर है, तो जो भी हिमालय का, अगर आप देखेंगे हिमालय का जो विभाजन है वो अलग अलग तरीके से किया जाता है, और उसमें एक जो विभाजन है वो क्या है? क्षेत्रीय विभाजन है। क्या है? क्षेत्रीय जो विभाजन है उसकी बात हो रही है कि जो क्षेत्रीय विभाजन है भारत का, हिमालय का जो रीजनल डिवीजन है हिमालय का, उसी की बात की जा रही है। इसमें क्या होता है कि अगर इधर से आप देखेंगे जो हिमालय का विस्तार है, इधर अगर आप देखेंगे तो सिंधु नदी आपको देखने को मिलती है। सिंधु से और आगे बढ़ेंगे तो आपको सतलुज नदी आपको देखने को मिलेगी। सतलुज से और आगे बढ़ेंगे तो आपको तीस्ता नदी आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद अगर आप देखेंगे काली, तीस्ता और उसके बाद दिहांग, और इन्हीं नदियों के आधार पर हिमालय का जो क्षेत्रीय विभाजन है वो किया जाता है। ये जो सिंधु और सतलुज के बीच में है इसे कश्मीर हिमालय या फिर कह सकते हैं कि पंजाब हिमालय कहा जाता है। और सतलुज से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सतलुज और काली के बीच में जो ये हिमालय का पार्ट है इसे ही क्या बोला जाता है? इसे ही कुमायूं हिमालय बोला जाता है। तो इसी की चर्चा यहाँ पर हो रही है। तो टर्मिनोलॉजी आपको पता होना चाहिए। ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे कि ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, जब आगे आप बढ़ेंगे तो कुमायूं के आगे बढ़ेंगे तो नेपाल हिमालय है, असम है, ये सारे हिमालय पढ़ेंगे। तो इसी की चर्चा यहाँ पर की गई है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे कश्मीर से लेकर कुमायूं क्षेत्र तक इनका विशेष डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इन चट्टानों में पेट्रोलियम जो पदार्थ हैं जैसे कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, उनके मेजर जो रिजर्व हैं, जो भंडार है वो पाए जाते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य असम घाटी टर्सरी क्रम की जो चट्टानें हैं
उसमें अगर आप देखेंगे तो ऑयल और नेचुरल जो गैस है उसके दृष्टिकोण से ये क्या हो जाती हैं, ये महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा एक और कालक्रम है जिसको आप देख सकते हैं, क्वाटरनरी जो क्रम की चट्टान है उनकी हम चर्चा क्या कर सकते हैं। ये इस चट्टान की बात करें, क्वाटरनरी जो सीरीज की रॉक्स हैं, दिस सीरीज एक्सटेंड फ्रॉम प्लीस्टोसिन इपोज टू प्रेजेंट होलोसिन इपोज। ये कह रहा है कि प्लीस्टोसिन जो युग है उससे लेकर होलोसिन जो युग है वर्तमान का, उससे ये संबंधित है। और प्लीस्टोसिन एज रॉक फॉर्मेशन आर स्प्रेड अक्रॉस कश्मीर वैली जो है, कश्मीर जो घाटी क्षेत्र है, झेलम जो घाटी क्षेत्र है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो घाटी क्षेत्र है, और अपर वैली ऑफ द नर्मदा, ताप्ती महानदी, गोदावरी एंड कृष्णा रिवर से ये जुड़ती हैं। तो ये आपको देखना है कि किन किन नदी घाटियों से संबंध है किसका, क्वाटरनरी क्रम की जो चट्टानें हैं उनसे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो होलोसिन कालीन नवीन जो निक्षेप है उसका विस्तार कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो वही बात हो रही कि गंगा, सतलुज नदी है, प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं, नर्मदा है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, ये सारी नदियों से जुड़ा है। और इनके मुहानों पर जो कॉप है, जो अलुवियल है उसके रूप में, जो जलोढ़ है उसके रूप में क्या है, ये वहां पर देखने को मिलती है। ये चट्टानें मुख्य रूप से देखेंगे जो सेडिमेंट्री है या जो परतदार है, जो अवसादी है, उस नेचर की होती हैं। और इनका जो निर्माण है नदी, समुद्र, वायु के द्वारा लाई गई जो रेत है, जो सैंड है, उससे होता है, या फिर सिल्ट है, क्ले है, या फिर कह सकते हैं कि वहाँ विभिन्न जो कंकड़ पत्थर हैं उनसे। तो अधिकांश जो शैलें हैं वो क्या है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे असंपुटित है, यानी कह सकते हैं अनकंसोलिडेटेड है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। उत्तर की जो विशाल पर्वतमाला है उसकी अगर हम थोड़ी सी चर्चा कर ले इंफॉर्मेशन के तौर पे, जो हिमालय है, कि हिमालय जो पर्वतमाला है ये भारत के उत्तर में स्थित है। ये आप सभी जानते हैं। अगर थोड़ा सा आप मैप देखेंगे तो मैप की अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, अगर यहाँ पर आप देखेंगे सबसे उत्तर में जो फैला हुआ क्षेत्र है वो क्या है, हिमालय पर्वतमाला है, जो ग्रेट हिमालय है। तो ये उत्तर में इसकी अवस्थिति है, विशाल एक ग्रेट माउंटेन के तौर पे मौजूद है। और ये प्राकृतिक, राजनीतिक, जलवायु, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये भारत के लिए क्या हो जाता है, सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। चाहे वो किसी पर्सपेक्टिव में देख लीजिए, नेचुरल स्तर पे देख लीजिए, सिक्योरिटी के स्तर पे देख लीजिए, पॉलिटिकल स्तर पे देख लीजिए, तो हिमालय भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति या प्राकृतिक जो एक कह सकते हैं कि यहाँ पर मौजूदगी है उस रूप में मौजूद है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक और राजनैतिक सीमा भी बनाता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट्स है। भारत की जो जलवायु है उसे भी डिसाइड करता है। जैसे कह सकते हैं दक्षिण पश्चिम जो मानसून आता है, अगर उसकी हम बात करें तो उसे एक तरह से रोकने का काम करता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में भारत को वर्षा की प्राप्ति है। अगर वहाँ पर हिमालय नहीं होता है तो दक्षिण पश्चिम जो हवाएं हैं वो आगे बढ़ जाती हैं और फिर भारत में जो एक मानसून के दौरान अच्छी खासी वर्षा होती है, जिस पर भारत की एक तरह से पूरी तरह से कृषि डिपेंड करती है, वो डिपेंड नहीं होती। ये शीत ऋतु में अपने आने वाली जो भी ठंडी ध्रुवीय हवाएं हैं उनको भारतीय भूभाग पर आने से रोकती हैं, जिसके फलस्वरूप भारत इन ठंडी ध्रुवीय हवाओं के प्रकोप से क्या हो जाता है, बच जाता है। हिम पिघलने से नदियों में साल भर जल की उपलब्धता रहती है और इन नदियों के वर्षा विहीन होने के कारण यहाँ विभिन्न जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो भी क्या होती हैं, वो संपन्न हो जाती हैं। एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, मेनी कैनाल्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम रिवर्स लाइक द सतलुज, यमुना, गंगा। ये कह रहा है कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र से अगर देखेंगे बर्फ जब पिघलता है या मानसूनी जो वर्षा होती है उससे क्या है कि वहाँ से जो नदियाँ हैं वो एक तरह से कह सकते हैं सदा नीरा, हमेशा जल रखने वाली होती हैं। और वही फिर क्या है कि प्लेन वाले रीजन में क्या होती हैं, वो प्रवाहित होती हैं। जो हिमालयी नदियां हैं
जो हिमालयन रिवर्स कैरी लार्ज अमाउंट ऑफ द सेडिमेंट, अपने साथ क्या है, जल के साथ, जैसे ऊपर से जब ऊंचाई से ये नदियां आती हैं तो जल के साथ क्या है, अपने साथ सेडिमेंट्स भी लेके आती हैं और साथ को भी इकट्ठा करके लाती है, विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फर्टाइल अलुवियल प्लेन्स, एग्जाम्पल गंगेटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन। दो नदियों का उदाहरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इधर से आप देखेंगे तो मेजर तौर पे अगर आप देखेंगे ऐसे ये कह रहा है, अगर आप थोड़ा सा देखें तो गंगोत्री से क्या है, ये इधर से क्या है, ये आ रही है अलकनंदा और इधर से ये भागीरथी है, ये अलकनंदा है। दोनों नदियां यहां से मिलकर क्या हो जाती हैं, ये गंगा हो जाती हैं। और फिर क्या है, ये गंगा के प्लेन में ये गंगा नदी का प्रवाह होता है, जिससे बहुत सारी नदियां आकर इससे मिलती हैं, ये गंगा नदी बेसिन बनता है। इधर से अगर आप देखेंगे तो ये ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये बंगाल है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी काफी ऊंचाई से पर्वतीय क्षेत्र से आती है, जैसे ठीक क्या है, गंगा नदी आती है। और ये जो नदियां हैं ये क्या होती है, ऊंचाई से आती हैं तो अपने साथ जल भी लाती हैं और जल के साथ क्या है, अवसाद भी लाती हैं। और यही अलग अलग क्षेत्रों से जो अवसाद आते हैं, ये एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर डिपोजिट होते हैं मैदानी क्षेत्रों में। और यहाँ पर क्या होती है, जलोढ़क जो मृदा है, उस जलोढ़क मृदा का यहाँ पर विकास देखने को मिलता है, जो क्या होती है, काफी उपजाऊ होती है। तो यही बात यहाँ पर आपको बताई गई है कि इस तरह के महत्वपूर्ण जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल के तौर पे सतलुज, यमुना, गंगा आदि ऐसे जो नदियां हैं ये महत्वपूर्ण मानी जा सकती हैं। हिमालयी जो नदियां हैं इनमें पर्याप्त जो अवसाद है वो देखने को मिलता है। और हिमालय में अनेक जो धात्विक खनिज हैं वो भी पाए जाते हैं, जैसे कोबाल्ट, निकल, तांबा, जस्ता, एंटीमनी। तो एक तरह से हमने पहले बताया कि अलग अलग दृष्टिकोण से देखेंगे तो जो हिमालय है उसका जो महत्व है वो भारत के लिए देखने को मिलता है। भूगर्भिक जो भी जटिलताएं हैं इनके कारण अभी व्यापक जो खनन है वो हिमालयी क्षेत्र का नहीं हो पाया है। एक तो इन्वायरमेंटल काज है, दूसरा दुर्गम क्षेत्र माने जाते हैं, और तीसरी बात कि यहाँ ऐसी जो विभिन्न जटिल जो यहाँ की परिस्थिति है उस कारण से यहाँ पर इस तरह का जो माइनिंग है वो नहीं हो पाया है। अधात्विक खनिजों में देखेंगे तो कोयला या फिर पेट्रोलियम भी हिमालयी क्षेत्र में मौजूद है। तो खनिज के साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ऊर्जा जो संसाधन है वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो हिमालय जो है वो खनिज ही नहीं बल्कि क्या है, ऊर्जा संसाधन का भी एक महत्वपूर्ण रिसोर्स वाला क्षेत्र माना जा सकता है। तो ये हमने देख लिया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे हिमालय में जो वन संपदा है वो तो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हिमालयन रीजन में अगर आप देखेंगे तो बहुत वैल्यूएबल जो स्पेसीज है, जैसे टीक है, शीशम है, देवदार है, ओक है, इस तरह के अलग अलग बैम्बू है, ये अलग अलग प्रजातियों के जो वृक्ष हैं वो देखने को मिलते हैं। चाहे वो कह सकते हैं कि जो लकड़ी उद्योग है उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जड़ी बूटी औषधि के दृष्टिकोण से भी ये महत्वपूर्ण है। दूसरी बात की अगर हम टूरिज्म की बात करें कि एक पर्यटन जो क्षेत्र है वो तेजी से उभर रहा है। हिमालय आर द मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। हिमालयी जो क्षेत्र हैं ये जो पर्यटक हैं उन्हें खास आकर्षित करते हैं। अगर आप यहाँ पर आएंगे इन क्षेत्रों में तो बहुत सारे ऐसे तीर्थ यात्रा वाले प्लेसेस हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ। इनका सांस्कृतिक एक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, सामाजिक महत्व है। और भारतीय जो संस्कृति है उसके अलग अलग जो धर्म हैं उनमें इनकी कई सारी जो अवधारणाएं हैं वो यहीं से जुड़ी हुई हैं। तो हिमालय ने राजनीतिक, सांस्कृतिक एकता को बढ़ाया है और भारत की जो समेकित एक पहचान है, भारत की अपनी जो एक कलेक्टिव जो आइडेंटिटी है उसे भी क्या करता है, सुनिश्चित करता है। तो ये हमने देख लिया कि ठीक है, भारत का सबसे उत्तर में जो अवस्थित जो भौगोलिक क्षेत्र है उसे हम क्या बोलते हैं, हिमालय बोलते हैं। अगर उसके बाद आएंगे तो उत्तर भारत का विशाल मैदान आपको देखने को मिलता है। ये ऐसे आपको थोड़ा सा अगर हम समझाने का प्रयास करें तो ये जो बात हो रही है ये कुछ ऐसे हो रही है।
सबसे उत्तर में आपने क्या देख लिया, तो हिमालय जो पर्वतीय क्षेत्र है वो आपने देख लिया। उसके बाद आपको क्या देखना है, उत्तर भारत का जो मैदान है, ये किसकी बात हो रही है, उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है। तो सबसे ऊपर उत्तर का जो पर्वतीय क्षेत्र है वो आपने देख लिया। और उसके बाद क्या देखेंगे कि ये जो विशाल मैदान है, इसकी हम चर्चा करें, ये बीच में। और इसके बाद आ जाएगा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र, तो इसी की चर्चा हो रही है। ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, ये भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना मानी जाती है। और इसका जो निर्माण है वो किस कालक्रम से है, तो ये क्वाटरनरी जो है उसी से जुड़ा हुआ क्या है, ये संरचना मानी जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। सॉरी, तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं कि उत्तर भारत का जो विशाल मैदानी भाग है, ये मैदानी क्षेत्र भारत की नवीनतम जो भूगर्भिक संरचना है, इसका जो निर्माण है ये किस कालक्रम से जुड़ता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ठीक है, जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है ये क्वाटरनरी और नियोजोइक जो महाकल्प है उसी से जुड़ता है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्लीस्टोसीन और होलोसीन कल्प में हुआ है। हिमालय के उठने से जो टेथिस सागर था वो श्रिंक हुआ, उसका संकुचन हुआ, और भारतीय प्रायद्वीप जो है उसका उत्तरी जो किनारा है वो नीचे एक तरह से धंस गया और गहरी खाई बन गई। पहाड़ और जो दक्षिणी पठार है उनके क्षेत्र से आने वाली जो भी नदियां हैं उन्होंने कई सालों तक बड़ी खाई को धीरे धीरे जो भी सेडिमेंटेशन है उससे भरा, और मिट्टी की इस मोटी परत ने भारत के समतल और उपजाऊ जो उत्तर का विशाल मैदान है उसका निर्माण किया। दूसरी बात कहें तो रिवर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालय एंड पेनिसुलर इंडिया सच एज द गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलुज कंटिन्यूज टू डिपोजिट्स sediments in this region. These accumulated sediments gave rise to the plain. ये जो उत्तर का विशाल मैदान है ये धीरे धीरे क्या हो रहा है कि विभिन्न नदियों के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स है उनके निक्षेपण से लगातार क्या हो रहा है, ये ऊंचा हो रहा है। ये बात कहा जा रहा है कि जो नदियां हैं अलग अलग क्षेत्रों से, चाहे वो गंगा, यमुना, बाकी इधर ब्रह्मपुत्र है या साउथ की जो नदियां हैं उनकी अगर बात करें तो उनके द्वारा लाए गए जो विभिन्न अवसाद हैं उनके अवसादीकरण से, निक्षेपण से क्या हो रहा है कि ये जो मैदान है इसकी जो ऊंचाई है वो लगातार ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या हो रही है, वो बढ़ रही है। और इस मैदानी भाग की जो मुख्य बात करें जो भूमि है वो जलोढ़क जो मृदा है उसी से बनी हुई है। जलोढ़क मृदा क्या है, पहले हमने बताया कि विभिन्न नदियों के द्वारा लाए गए जो सेडिमेंट्स हैं उनका जब डिपोजिशन होता है और उससे एक जो मैदान बनता है, जो क्षेत्र बनता है, वो क्या है, वो एक तरह से जो नेचर होता है वो अलुवियल नेचर होता है। और इस तरह की जो मृदा है उसे अलुवियल सॉइल कहते हैं, जो दो प्रकार की होती है। पहला जो वर्गीकरण है उसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बांगर कहते हैं। ओल्ड अलुवियल जो है ये फाउंड इन द एलिवेटेड आर रिलेटिवली फ्लैट एरिया। पुरानी जो जलोढ़क मृदा है ये ऊंचे और समतल भागों पर देखने को मिलती है, जबकि वही खादर जो है वो न्यू एलुवियल है, फाउंड नियर रिवर्स फर्टाइल लैंड दैट इज रिप्लेनिस्ड एनुअली बाई फ्लड। ये कह रहा है कि नई जो जलोढ़क मृदा है ये नदियों के नज़दीक होती है। जैसे मान लिया कि कोई नदी है और उस नदी के समीप क्या होगा कि बार बार उस नदी में बाढ़ आएगा तो उसके समीप जो क्षेत्र होगा वहाँ बार बार जो इस नदी के द्वारा जो भी सेडिमेंट्स हैं वो डिपॉजिट्स होते हैं। तो प्रत्येक वर्ष जो बाढ़ है उससे क्या होती है कि उस क्षेत्र में जो नवीन मृदा है, जो नवीन जलोढ़क मृदा है उसका विकास होता है। तो जो बांगर है ये पुरानी जलोढ़क होती है, ये थोड़ा दूर होती है और ये ठीक नदी के किनारे होती है जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से सटा हुआ। तो ये हमने मेजर जो महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उनकी चर्चा कर ली। अब एक महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है उस पर भी बात कर लेते हैं। वो क्या है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ। जो जियोलॉजिकल, जिसे हम टाइम स्केल भी कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। भूवैज्ञानिक जो मापक्रम है समय का वो हम कहते हैं। पृथ्वी का जो भी जियोलॉजिकल फॉर्मेशन हुआ है
इसकी जो हिस्ट्री है उसके विषय में जो पहला प्रयास है वो किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है वो आप देख सकते हैं। तो ये बफन है, इनके द्वारा ये प्रयास किया गया है। और प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे पृथ्वी की जो भूगर्भिक जो इतिहास है उसको अलग रूप में इन्होंने दिया था। सर्वप्रथम क्या है, पृथ्वी के इतिहास के बड़े भागों में इन्होंने विभाजित किया। कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप होते हैं ना कि एक वर्ष हुआ, वर्ष को फिर महीनों में तोड़ दिया, महीनों को फिर क्या किया, हफ्तों में तोड़ दिया, हफ्ते को दिन में तोड़ दिया, दिन को घंटों में तोड़ दिया, घंटों को फिर आप क्या करते हैं, मिनट और सेकंड में तोड़ते हैं। तो इस तरह की बात यहाँ पर की जा रही है कि एक समय जो है उसे पहले एक बड़े भाग में तोड़ा, फिर उसके बाद छोटे भाग में। तो सबसे पहले पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया गया, जिसे क्या बोला जाता है, इयोन्स कहा जाता है। जैसे वर्ष हुआ सबसे बड़ा, तो ठीक वैसे क्या है, इयोन्स, प्रत्येक इयोन्स को फिर से व्यवस्थित किया गया और इस प्रकार के भाग को महाकल्प या इरा कहा गया। और प्रत्येक महाकल्प को क्या है, कल्प में तोड़ दिया गया और कल्प को फिर से छोटे छोटे जो इपोज हैं, जो युग हैं, उसमें विभाजित किया गया। ये ठीक वैसे ही है, आप देख सकते हैं कि जैसे इयोन है, इयोन से छोटा क्या हो जाएगा, टाइम स्केल, महाकल्प हो जाएगा, फिर कल्प हो जाएगा, फिर युग, और फिर ऐसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो इनकी विशेषताएं दी गई हैं। अगर आप देखेंगे महाकल्प क्या है, नवजीवन यानी 6.3 करोड़ वर्ष पहले का टाइम है। कल्प में देखेंगे तो अलग अलग कल्प हैं, चतुर्थ कल्प है, तृतीय कल्प है। ऐसे अगर आप देखेंगे तो आपको अन्य कल्प जो हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये एक समय का जो कह सकते हैं कि जियोलॉजिकल जो एक टाइम स्केल है उस पर दर्शाया गया है कि ठीक है, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो इधर से क्या आ जाएंगे। इसका अगर इंग्लिश वर्जन आप देखेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। अगर यहाँ से आप देखना शुरू करें तो ये देखिए, इयोन्स है, ईरा है, पीरियड है, इपोच है, एज है, और फिर क्या है, लाइफ। तो यहाँ से अगर आप देखना शुरू करेंगे, पहला जो इयोन्स है फेनरोजोइक है। ये फेनरोजोइक नहीं, फेनरोजोइक है। और इसमें जो इरा आते हैं सिनोजोइक। इसके बाद अगर इसे हम और पीरियड में तोड़ेंगे तो क्वार्टनरी, और फिर क्या है, नियोजिन, पैलियोजिन आपको देखने को मिलता है। फिर एज आप देख सकते हैं। फिर मॉडर्न जो आदमी है उसका विकास किस कालखंड में हुआ है उसको भी देख सकते हैं, होमोसेपियंस का। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये देख लीजिए, जो फेनरोजोइक है इसमें मेसोजोइक इरा में आएंगे तो इसे पीरियड में तोड़ा जाता है। क्रिटेशियस पीरियड है, जुरासिक पीरियड है, ट्राइसिक है। आगे बढ़ेंगे, एज इसकी दी गई है, कितने वर्ष की बात की जा रही है और इसमें कौन कौन से विकास हुए। तो जैसे एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर है, एज ऑफ डायनासोर है, फ्रॉग्स एंड जो टर्टल्स हैं उनका इसी कालखंड से संबंधित। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो इधर देखिए, इरा में अगर आएंगे तो पैलियोजोइक जो इरा है इसे अगर पीरियड में तोड़ते हैं तो पर्मियम पीरियड है, कार्बोनिफेरस है, देवोनियन है, सिल्यूरियन है, ऑर्डोविशियन है, कैम्ब्रियन है। और इसे फिर क्या है, एज में आप देख सकते हैं किस काल खंड से इसका संबंध है और इसमें क्या डेवलपमेंट हुए थे। रेप्टाइल्स का संबंध है, फर्स्ट रेप्टाइल्स से है, एम्फीबियन से है, फर्स्ट फिश से है। तो इस तरह के महत्वपूर्ण किस यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं कि किस भूगर्भिक कालखंड से कौन से विकास संबंधित है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो इयोन्स आप देख सकते हैं कि ठीक है, आर्कियन है, प्रोटोजोइक है, इनका जो समय है वो क्या था और इनका एज क्या था और इसमें कौन से महत्वपूर्ण डेवलपमेंट हुए, ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से डेवलपमेंट हुए हैं। जैसे सॉफ्ट बॉडीज, एंथ्रोपोड्स हैं, इसका संबंध किससे है, कब हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, कई बार पूछ भी लेता है। अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी दिए गए हैं, अलग अलग जो इयोन्स हैं उनके इरा विभाजन यहाँ पर दिया गया है और उसमें जो डेवलपमेंट्स हैं उसको भी दिया गया है। तो मेजर तौर पे ये हमने जियोलॉजिकल जो टाइम स्केल है और उनके जो कालखंड है, समय का जो विभाजन है उसको हमने देखा, उसमें कौन से डेवलपमेंट हुए वो हमने देख लिया। अब कुछ और भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, जैसे ब्रह्मांड की जो घटना है उसके बारे में दिया गया कि जो यूनिवर्स है उसकी उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत है, बिग बैंग का सिद्धांत है, ये कितने समय से संबंधित है। जो आकाश गंगा है उसका जो निर्माण है वो कब हुआ है, कितने वर्ष पहले हुआ है, जैसे 13.5 अरब वर्ष पहले हुआ है। सौर मंडल का जो निर्माण है वो आज से कितने वर्ष पहले हुआ है, तो 4.6
कह सकते हैं बिलियन ईयर्स पहले हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ जो अर्थ है ये कब हुआ है, तो 4.54 बिलियन ईयर्स पहले हुआ है। और ऐसे पृथ्वी पर सबसे जो प्रारंभिक ज्ञात जीवन है वो कब देखने को मिला, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जिसको आप देख सकते हैं। तो इस तरह से आज के लेक्चर में, सेशन में हमने भारत के भूगोल से संबंधित बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, जिसमें हमने मेजर तौर पे विभिन्न जो कालक्रम की जो चट्टानें हैं उन पर हमने बात की। विभिन्न भारत के जो विभाजन है, भौगोलिक जो विभाजन है, उन पर भी हमने बात की। इसके अलावा अलग अलग जो भूगर्भिक समय मापक्रम है उस पर भी हमने चर्चा की। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है उन पर भी हमने बात रखी। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।